दोस्तों, किसी भी इंसान का जिंदगी का मकसद क्या होता है? आपका और मेरा किसी का भी। फेमस होना, आगे बढ़ना, पैसे कमाना, अच्छी लाइफ देखना, वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं जिनके साथ बैठा हूँ, जिनका इंटरव्यू होने वाला है, वो एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है कि दूसरों की जिंदगी को खुशहाल बनाना, कैसे दूसरों को मदद हो, ये सोच के काम करते हैं आज के हमारे गेस्ट। इन्होंने अपनी जिंदगी को भी बहुत ही पूरी तरह 360 डिग्री बदला है और आज वो एक ऐसी मुहिम चला रहा है जिसके थ्रू दुनिया में बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल लिया है। खुद जब वो नशा कर रहे थे, जी हाँ, एक वक्त पे हमारे गेस्ट खुद बहुत ज्यादा नशा करते थे और उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला, उस नशे को हराया और आज बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है कि दूसरों को भी इस नशे से दूर करें। शराब, ड्रग्स और इससे जुड़ी हुई सारी चीजें, जो भी नशे है, ये दुनिया में कम होने चाहिए और लोगों के जीवन में से ये निकल कर लोगों की जिंदगी कैसे खुशहाल हो, ये मकसद रखते हैं आज के हमारे गेस्ट एस ए वीरानी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एस ए वीरानी जी, मुझे सबसे पहले आप बताइए कि आपकी ये नशे के साथ जर्नी कैसी रही थी? किस तरीके से आपने इन चीजों को शुरू किया था और उस वक्त आपका जीवन कैसा था? देखो, पहली चीज़ तो ये बताऊंगा कि नशे की जो शुरुआत थी मेरी, वो एक शौक मज़े के लिए शुरू हुई थी। बिल्कुल। जो हर इंसान जो जब यंग होता है, यंगस्टर्स में आता है, तो वो देखा देखी बहुत करता है और एक क्यूरियोसिटी अंदर से जागती है उसके कि ये कर रहा है तो मैं भी एक करूँ और मैं ट्राई करूँ, ये क्या होता होगा। हाँ, तो जब ट्राई करने गया मैं, तो ट्राई में ही वो जो मस्ती, जो मज़ा आया था फर्स्ट टाइम, और वो जो फर्स्ट टाइम जो मज़ा था ना, वो मज़ा ढूंढने के चक्कर में ही मेरा नशा बढ़ते गया एक्चुअली। वो कैसे कि पहली बार किया तो मज़ा आया, तो कहाँ ना कहाँ सबकॉन्शियस माइंड में था ही कि वो मज़ा, तो ऐसा नहीं था कि पहली बार लिया और मैं नशा करते ही लग गया। पर जब मैंने पहले जो शुरुआत की थी वो मैंने शराब से शुरू किया था और फिर वो ड्रग्स के ऊपर आके ख़त्म किया। पर जब मैंने शराब से जब शुरू किया था तो सिर्फ वो एक 6 मंथ्स में एक बार ही करता था, पर वो कैसे डे बाय डे इंक्रीज़ हो गया और वो शराब से कब ड्रग्स पे स्विच ऑन हो गया और फिर वो कभी डेली बेसिस पे हो गया, वो पता ही नहीं चला। क्योंकि जो नशा करना है ये एक ऐसी टाइप की बीमारी है। अभी ये जो शब्द अभी जो आप सुन रहे हो कि बीमारी, तो ये बीमारी है जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रूव किया है कि एक बीमारी है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये आदत या लत नहीं है। देखो, एक होते हैं जो शराब पीने वाले भी होते हैं, उसमें भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। जैसे एक होता है सोशल ड्रिंकर, एक होता है ओकेशनल ड्रिंकर और एक होता है बिंज ड्रिंकर। जो बिंज ड्रिंकर होता है या जो अल्कोहलिक होता है, या एक बिंज ड्रिंकर, या उसको एक अल्कोहलिक का नाम दिया गया है। तो जो सोशल ड्रिंकर होता है वो कैसा होता है, रोज़ पीता है, पर कैसा, उसके 2 पैक पीता है, खाना खाता है, टीवी देखता है, सो जाता है, दूसरे दिन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो पूरी करता है, वो सोशल ड्रिंकर है। ओकेशनल ड्रिंकर ऐसा होता है, कोई त्यौहार हुआ या कोई फंक्शन हुआ तब पिया तो पिया, नहीं पिया तो चलता है उसे। और एक होता है अल्कोहलिक या बिंज ड्रिंकर जिसको बोलते हैं, वो ऐसा होता है रात को तो इतना पी के सोया होता है और सुबह भी उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कल का क्या, रात को पी के सोने वाला बंदा भी उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि कल का क्या करूँगा मैं, तो वो एक अल्कोहलिक पर्सनालिटी हो जाती है। तो ये एक बीमारी है। तो ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि इसको बहुत सारी चीज़ों में ये किया है, जैसे कि ये कहाँ कहाँ नुकसान कर रही है हमें। तो फिज़िकली तो नुकसान कर ही रही है, मेंटली भी कर रही है कहाँ ना कहाँ, स्पिरिचुअली उसको लोगों की फीलिंग ही पता नहीं रहती है। धार्मिकता और आध्यात्मिकता दोनों अलग अलग चीज़ है। तो स्पिरिचुअलिटी में बात करूँगा तो ये आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको वो भी कहाँ ना कहाँ नुकसान कर ही रही है। और जैसे कि सामाजिक जो समाज सोशली भी हो रही है, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, फाइनेंशियली। आज तक मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी हो बिकॉज ऑफ एडिक्शन या अल्कोहलिज्म। मैंने आज तक एक भी नहीं देखा है। तो वो जो अगर कोई जो फेमस भी हो गए तो कहाँ से अल्कोहलिज्म ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। बहुत सारी सेलिब्रिटी है, बहुत लोग नोन पर्सन है मेरे भी,
जो एडिक्शन ने उनको कहाँ का नहीं रखा है बाकी। तो सोशली भी नुकसान कर रहा है, फाइनेंशियली भी नुकसान कर रहा है, इमोशनली भी नुकसान कर रहा है। तो कहाँ ना कहाँ ये एक ऐसी बीमारी है कि ये सब चीज़ों में नुकसान करते जाता है, डे बाई डे। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ काफी बार कि जब हर एक को पता है, मुझे पता है, आपको पता है, किसी भी इंसान को पता है कि नशा एक बुरी चीज है, नशा नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी लोग ट्राई भी करेंगे, उसके एडिक्टेड भी हो जाते हैं, तकलीफ में भी पड़ते हैं, ये जाने के बावजूद भी कि ये बुरी चीज है। तो ऐसा क्यों होता होगा? देखो, शुरुआत में तो जैसे मैं मेरी बात करूँगा तो शुरुआत में मुझे भी बहुत बुरा लगता था ये। पर जैसे कि मैं जब बचपन में था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, कोई सिगरेट पीता हो या कोई शराब पीता हो तो मुझे बहुत ख़राब लगता था वो चीज़। पर जैसे जैसे जो आज का जो जनरेशन है, तो टेलीविज़न था उस टाइम पे, आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, तो वो कहाँ ना कहाँ वो सब चीज़ें देख के देखा देखी, क्योंकि नशा करने वाले दो प्रकार के ही होते हैं, मैंने तो सुना है कि एक देख के सीखा और एक सुन के सीखा, कोई अपने आप सीखता ही नहीं है। तो मैं भी देख के फिर उसमें से वो ट्राई हुआ, और ट्राई में से फिर वो मज़ा, और वो मज़ा ढूंढने के चक्कर में ही जो फर्स्ट टाइम मुझे मज़ा मिला था ना, उसके बाद मेरे को ज़िंदगी में कभी मज़ा आया ही नहीं है नशे में। वो मज़ा ही ढूंढ रहा था मैं एक्चुअली, पर वो मज़ा आ ही नहीं रहा था और मेरा नशा बढ़ते चला गया। तो यही नॉर्मल आदत रहती होगी हर एक की। अच्छा, यस एग्जैक्टली। जब ये गिल्ट आया था तब बाय एनी चांस किसी वक्त ऐसा लगा कि नहीं इसे छोड़ना है, या तो ये गलत कर रहा हूँ मैं, और फिर भी वो होता है? देखो, एक्चुअली कैसा है, मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी कि मैं रोज़ सोचता था कि कल से नहीं करूँगा। और 100% जितने लोग रहेंगे मैं उनको सबको, जो भी करने वाले, वो लोग की भी यही सोच रही कि रोज़ रात को कल नहीं करूँगा। उसके अंदर बहुत सारे त्यौहार आ गए, कितनी सारी 31st आ गई, जो दिसंबर की 31st होती है, तो हर कोई रिजोल्यूशन बनाता है कि कल से नहीं करूँगा, नए साल से नहीं करूँगा। पर उसके एक दिन पहले जो मैं कर लेता था वो इतनी हद तक का कर लेता था कि दूसरे दिन मेरे को विड्रॉज नहीं हो ना, उसके वजह से फिर से करना पड़ता था। फिर उसमें भी मैं अपने साथ में ही खेलता था, अपने आप को ही उल्लू बनाता था कि थोड़ा थोड़ा करके बंद कर दूंगा, और फिर वो थोड़ा थोड़ा करता था। पर जो मेरी बॉडी है, जो मेरी बॉडी की कैपेसिटी हो गई थी वो ज़्यादा की थी। क्यों? क्योंकि मैं एक एडिक्ट पर्सनालिटी हो गया था उस टाइम पे, तो मुझे थोड़े में चलता ही नहीं था, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी थी मोर एंड मोर, तो मोर पे ही जाके रुकती थी, थोड़े में चलता ही नहीं था। वो एग्जैक्टली। अगर जिसकी जैसी कैपेसिटी है उसको उस तरह का चीज़ ना मिले, जैसे छोटा बच्चा है तो इतना ही खाना खाएगा, और हम जैसे एक अडल्ट है तो उनको पूरी प्लेट चाहिए। तो मेरी जो कैपेसिटी थी वो प्लेट वाली हो गई थी एक्चुअली। कैसा रहता है जब नशा करते हैं, उस वक्त की सिचुएशन क्या होती है? फैमिली के साथ या तो जो आसपास के लोग होते हैं उनके साथ क्या कंडीशन होती है उस वक्त? और फैमिली के साथ में तो, और आसपास के लोगों के साथ में तो कंडीशन ऐसी होती है कि जब मैं नशा कर रहा था ना, तो मेरी फैमिली तो बहुत तंग आ गई थी मुझसे। इतने तंग आ गई थी कि उसकी नहीं पूछो, कि जो जिस घर में रहता था, मैं अकेला लड़का हूँ मेरे माँ बाप का, तो मेरे मदर मुझे बोलते हो गए थे तू मर जाएगा तो अच्छा है, हमारे को शांति मिल जाएगी। कब एक मदर ऐसा बोले, जबकि मेरा कोई रियल ब्रदर है ना कोई सिस्टर है, इतना एक लौता हूँ मैं, तो कब एक मदर ऐसा बोलेगी? और समाज में एक टाइम ऐसा था कि मेरे फादर के नाम से मुझे जानते थे कि इसका बेटा है, पर समाज में मेरी फैमिली को भी वो लोग जानने ऐसे लग गए कि वो नशेड़ी है ना, उसके माँ बाप है। तो आजू बाजू वाले लोग ऐसे बोलने लग गए, और जितना हो सके ना तो अवॉइड ही करते थे, मुझे इग्नोर ही करते थे, और इतनी हद तक का नशा पहुंच गया था कि जो शादियों में जब किसी की शादी होती थी
तो इनविटेशन कार्ड आते थे, तो मेरे घर पे आते नहीं थे इनविटेशन कार्ड। पहले पहले आते थे तो उसमें लिखा हुआ आता था कि आपके बेटे को लाना नहीं, क्योंकि वो लोग को ऐसा था कि नशा करके या इधर आके भी लड़ेगा कुछ किससे। एक टाइम ऐसा आ गया, फिर आना ही बंद हो गया, फिर भी जाके लड़ता था। आपने नशा कब छोड़ा फिर? मैंने एक्चुअली छोड़ा 2013 में, 2 नवंबर 2013 से मैंने। आपको एग्जिट डेट याद है? हाँ, एग्जैक्ट डेट याद है मुझे। कैसे छोड़ा? मैं एक रिहैब के थ्रू छोड़ा मैंने। मुझे रिहैब में मेरे घर वालों ने एडमिट किया। क्या वो वक्त ऐसा था कि नहीं जाना ही है, आपने दूर से वो सोचा? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था। अच्छा, मतलब नशा छोड़ने के लिए मैं सामने से जाऊँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, पर मेरे घर वालों ने मुझे ज़बरदस्ती रिहैब में एडमिट किया, क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सनालिटी का बंदा हूँ, वो लातों के खुद बातों से नहीं मानते हैं, तो मुझे वो लात की ज़रूरत थी। क्योंकि प्यार से तो मुझे बहुत बार समझाया गया कि बेटा मत कर, सुधर जा, देखो जो चाहिए वो लेके देंगे, तू जो बोलेगा वो करेंगे घर वालों ने। पर एक टाइम ऐसा आया, अगर शायद उस टाइम पे वो लोग ने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद मेरी फ़ोटो लग जाती दीवारों पे, या तो शायद वो फ़ोटो भी नहीं लगाते शर्म के मारे मेरे घर वाले। तो 2013 में मुझे रिहैब में एडमिट किया, और रिहैब में मैं एडमिट हुआ। वहाँ पे जो डिटॉक्स रूम होता है, वो डिटॉक्स रूम में गया, जो शुरुआत में जो डिटॉक्स होती है बॉडी, वहाँ पे मुझे डर लगता था एक्चुअली, क्योंकि मुझे नशा नहीं मिल रहा था, तो मुझे डर लगता था कि कल मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा। वो विड्रॉल्स के कारण जो तकलीफ़ हो रही थी मुझे अंदर से वो डर सताया जा रहा था कि मैं अभी भी, मैं आपको बोल रहा हूँ वो चीज़, वो दिन याद करके तो मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो इतना डरा हुआ मैं था, इतना हद तक डरा हुआ कि आप मत पूछो। शायद मैं, वो बोलते हैं ना, पर ये समय भी निकल जाएगा, तो समय निकल गया, और आस्ते आस्ते रिहैब में गया, तो रिहैब में सब समझ पड़ी कि बीमारी है। पहले तो ऐसा था, वो ब्लेम गेम था, क्योंकि एक अल्कोहलिक पर्सनालिटी या एडिक्ट पर्सनालिटी कैसा होता है, वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ब्लेम गेम बहुत खेलता है, सेंसिटिव ज़्यादा होता है। हाँ, और ब्लेम गेम ज़्यादा खेलता है। ब्लेम गेम ऐसा खेलता है वो कि एक्सक्यूजेस ज़्यादा होता है। हाँ, एक्सक्यूजेस, पर साथ में ब्लेम गेम खेलता है वो। अच्छा। मैंने नशा क्यों किया, इसने मुझे ऐसा बोला ना, इसलिए मैंने किया, इसने ऐसा किया इसलिए मैंने किया, ये था इसलिए ये किया, पर वो खुद के अंदर कभी जाके नहीं रहा है। True. वो खुद के अंदर जाके नहीं रहा है, मुझे पीना इसलिए मैंने पिया। ये कंडीशन आपकी भी थी? हाँ, क्योंकि मैं बहाना बनाता ही था पीने के लिए। जैसे इंडिया मैच हार गई है तो मुझे पीना है भाई, दुख है। इंडिया मैच जीत गई है, इंडिया मैच जीत गई है तो पीना है, खुशी है इसलिए। तो ये मैं बहाने और मेरे इमोशंस साथ में रख देता हूँ। खुशी तो इंडिया मैच जीत गई, खुशी है, दुख है इंडिया, तो मेरे इमोशंस डाल रहा हूँ मैं साथ में। पर मुझे एक्चुअल जो इमोशंस है मेरे पेरेंट्स के, मेरे माँ बाप के, कभी मुझे इमोशंस दिखे नहीं। वो लोग रोते थे, गिड़गिड़ाते थे मेरे सामने। इस बात का गिल्ट है आपको? गिल्ट आज तक का गिल्ट है, और बात करूँगा कि आज भी मैं, पिछले 12 साल से मैंने नशा नहीं किया, नशे से दूर हूँ। आज भी मैं एक अच्छा बेटा बनने की आज भी कोशिश कर रहा, ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं अच्छा बेटा बन गया। उस पापों का प्रायश्चित चल रहा है। हाँ, कैसे? और वो ज़िंदगी भर चलते ही रहेगा। True. क्योंकि आज मैं एक बात बताऊंगा आपको इसके माध्यम से कि मैंने 8 साल नशा किया है और 12 साल मुझे नशा छोड़ के हो गया है। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जैसा बंदा नशा छोड़ सकता था, क्योंकि कोई बिलीव ही नहीं कर सकता है। जो इंसान मुझे आज से 15 साल, जो भी इंसान मुझे मिला है, तो उसको आज मैं मिलता हूँ ना, तो लोग मेरे को एक ही सवाल पहले करते, तू जिंदा है?
पहला सवाल उन लोग का यही रहता है कि तू जिंदा है, राइट। क्योंकि मेरी कंडीशन ही ऐसी थी, शायद मैं नहीं रहता। आपने संजू मूवी देखी? देखिए, संजू मूवी में भी ड्रग्स के ऊपर एक पूरा वो सीन था कि संजय दत्त जो है मतलब मूवी में रणबीर कपूर, वो ड्रग के रिहैब सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे ड्रग्स का वो पूरा नशा छोड़ता है। तो वो जो कंडीशन वहाँ पे दिखाई है, क्या एग्जैक्टली ऐसा ही हर एक के साथ या आपके साथ भी था कि उतनी ही तकलीफ होती है? थोड़ा बहुत सिमिलर था वो, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी थी। राइट। तो आपने संजू मूवी की बात की तो उससे थोड़ा कनेक्ट करके मैं मेरी स्टोरी को बताऊंगा। मैं जब नशा करता था ना, तो वो बोलते ना कि संजू मूवी, आप संजू मूवी तो उसके बाद काफ़ी टाइम बाद आई, जब मैं नशा करता था तब नहीं थी, पर संजय दत्त ज़रूर थे और मैं बहुत बड़ा फ़ैन था उनका। और वो जहाँ से नशा लेते थे या नशा जहाँ करते थे, बैंड्रा करके एक जगह है बॉम्बे में, वहाँ जाके मैं नशा करता था। अच्छा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा समझता था कि आई एम समथिंग, पर वैसा कुछ था नहीं एक्चुअली। आई वॉज इनटू अ डेडलीस्ट ड्रग, जो हेरोइन होता है उसमें आई वॉज इन डेडलीस्ट ड्रग। सो तो मैं ये सोचता था, और 2013 तक जो भी नशे आते थे उसमें से कोई नशा ऐसा नहीं रहेगा जो मैंने बाकी रखा रहेगा। सब नशे मैंने किए, ऐसा कोई एक नशा नहीं है जो मैंने नहीं किया होगा। जब कोई इंसान नशा करता है तो जैसे आपने अपना बताया, मुझे ये बात भी पता है कि आप अभी इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं कि कैसे और लोग नशा छोड़े। तो कैसे केसेस आपने अभी तक के वक्त में देखे हैं, कैसे केस आपके पास ज़्यादा आते हैं जो भी नशा करते हैं, उनकी सिचुएशन या उनकी फैमिली की सिचुएशन कैसी होती है ऑन द इनिशियल स्टेज? मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि आज फैमिली की कंडीशन थके वो हारे हुए आते हैं, क्योंकि वो लोग ने हर जगह से कोशिश कर ली होती है, धागा दौरा, डॉक्टर्स, ये मन्नत वो मन्नत, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन, अलग अलग प्रकार की चीज़ें करते हैं, पर लास्ट जब रिहैब का रास्ता मिलता है, मेरे घर वालों ने भी धागा दौरा ये बहुत किया है, पर जब रिहैब की जब रास्ता मिलता है और वो बंदा सही होके निकलता है, तो वो फैमिली जो बोलती है हमें आज जो फैमिली वो बोलती है ना कि आप हमारे लिए भगवान ही हो। मैं कोई बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, पर ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि जब एक बंदा सुधरता है तो अक्खा एक परिवार बच जाता है, और जब एक परिवार बचता है तो अक्खा एक समाज बचता है। तो और फैमिली के मैंने देखा है कि बहुत लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, बहुत सारे फैमिलीज़ के अंदर ऐसी ऐसी कंडीशंस आ जाती है, बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि फाइनेंशियली वो लोग टोटल बैंकरप्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एडिक्शन। मैंने लोगों को ऐसे भी देखा है कि अलग अलग टाइप की बीमारी आ जाती है। नशे करने वाला क्या कर रहा है पता नहीं, किसके हाथ में नशा कर रहा है पता नहीं, किसको कौन सी बीमारी है पता नहीं, और उसको होश नहीं रहता है, और वो होश नहीं रहता है उसके अंदर, उसने उसकी सिरिंज यूज़ कर ली, जिसको कोई बीमारी हो तो डेडलीस्ट डिजीज़। तो ऐसे भी लोग देखा है मैंने। सबसे ज़्यादा नशे कौन सी एज में लोग ज़्यादा करता है यार? जैसे कि यंग जनरेशन है आज का, खास करके जेनजी जो अभी आए हैं, तो जेनजी का तो अभी क्या है, वो ट्रेंड हो गया है जॉइंट पीना, जिसको गांजा बोलते हैं या वीड बोलते हैं या मैरिजुआना बोलते हैं। वो लोग के अंदर एक ट्रेंड हो गया है फूकना है ऐसा करके, पर वो लोग ये नहीं पता है, वो लोग एक्चुअली गांजा नहीं फूक रहे हैं, वो लोग के माँ बाप की खुशियाँ फूक रहे हैं, खुद की जिंदगी फूक रहे हैं वो धुएं में।
बट ये उसको रियलाइज नहीं होता। उस टाइम पे नहीं होता, क्योंकि उसके जो माँ बाप के सपने होते हैं, उनकी जो खुशियाँ होती है, ये सब वो बंदा फूक रहा है एक्चुअली। और जो ये गांजा पीने वाले लोग हैं या मैरिजुआना पीने वाले लोग हैं, तो आज वो लोग को एक ये हो गया है कि एक ट्रेंड बन गया है ना, ट्रेंड हो गया है वो लोग के लाइफ में कि स्मोक करना है, ये करना है। The reason behind this, I guess, ये FOMO, fear of missing out, कि सब कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा तो हूँ, ये गलत है, ये गलत है, करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये FOMO या तो जो ट्रेंड आजकल के लोगों के बीच में है, ट्रेंड ही शायद सबसे बड़ी वजह है। एग्जैक्टली इसके पीछे ऐसा कह सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। काफी बार ऐसा होता है कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं, उसमें बड़ा रीजन ये हो जाता है कि शायद कोई किसी घाटे में आ गए, कोई बड़ी तकलीफ आ गई और उस हिसाब से शुरू किया। और बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ लोग स्मार्ट बनते हैं तो ऐसा कहता है कि मैं ज्यादा दारू कहाँ पीता हूँ, मैं तो कभी कभार पीता हूँ, या ओकेशनली भी वो तो चलता है, ऐसा कहने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो आपको क्या लगता है, इज इट राइट और रॉन्ग? वो जो पीने वाला है ना, वो भान नहीं करता एक्चुअली कि मैं कम पी रहा हूँ, मैं इतना नहीं पी रहा हूँ। वो एक महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र में एक कहावत है ऐसी, मी बेवड़ा है पर तेवड़ा नहीं। अच्छा। उसका मतलब मैं बेवड़ा हूँ पर इतना नहीं, पर हूँ उसका क्या। तो उसका क्या, बिल्कुल। मतलब मैं पी रहा हूँ पर इतना नहीं पी रहा हूँ, पर पी रहा है उसका क्या भाई। प्रॉब्लम है कहाँ ना का। और एक्चुअली जो एक इसके माध्यम से मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो डिनाइल फैक्टर होता है ना अल्कोहलिक्स का, वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो स्वीकारते नहीं है जल्दी, एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है। हाँ, क्यों नहीं एक्सेप्टेंस लेवल आता है? उसका रीज़न है क्योंकि अल्कोहल को सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है। अच्छा। ओके, बहुत सारे स्टेट में अल्कोहल लीगल है इंडिया में, बिल्कुल। सो वो सोशली उसको एक्सेप्ट किया। तो लोग पी रहे हैं तो मैं पीऊँगा तो क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। पर वो कहाँ ना कहाँ वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको कि यू हैव अ प्रॉब्लम, कि आपको प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है, इंडिया में नेशनल लेवल पे अल्कोहल बैन होना चाहिए, या ये गुजरात में बैन है, ये अच्छी चीज़ है? आपका क्या ओपिनियन है इसको? गुजरात में बैन है, पहली चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं यही बताऊंगा कि इंडिया में बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो सरकार का लुकआउट है, मेरा कोई लुकआउट नहीं है, बराबर है। पर मेरा काम अलग ही है। जो पी रहा है उसे बंद करवाना है, मुझे शराब बंद नहीं करवाना है, शराब पीने वाले को बंद करवाना है। पीने वाले को बंद करवाना है। वेरी गुड आंसर। क्योंकि जो पीने वाला बंदा है वो उसके घर को बर्बाद कर रहा है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपने जो छोटे बच्चे हैं उसके सपनों को बर्बाद कर रहा है, बराबर। तो मुझे उसको बंद करवाना है। फॉर एनी रीजन सरकार चाहे इन चीज़ों को बैन करे ना करे, बट हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या सही है? हाँ, क्योंकि वो देखो, जो आज मैं मेरी लाइफ जी रहा हूँ बिना नशे की, आज मेरा परिवार खुश है, मेरे माँ बाप खुश है, मेरी वाइफ खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, ये अगले को सोचना है। हाँ, तो यही मैं चाहूँगा, जो मैं कर रहा हूँ मैं किसी और को कराऊँ। ट्रू ट्रू। क्योंकि मेरा वो लुकआउट ही नहीं है कि मैं शराब बंद करवा दूँ, मेरा लुकआउट है खाली जो पी रहा है उसको बंद करवा दूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक कितने लोग होंगे तकरीबन जिनको आपने हेल्प की होगी ये इन चीज़ों से बाहर निकलने में, या तो ट्रांसफर? और 3200 से 3000 लोग हो गए अभी तक में। 3000 से? हाँ, कम से कम 11 साल से। राइट। और अलग अलग उसमें ड्रग एडिक्ट्स भी आ गए, अल्कोहलिक्स भी आ गए, जो आज अपनी लाइफ सही से जी रहे हैं। और बंद करने के बाद जैसे आप ट्रांसफॉर्म हुए, वैसे ही जब वो लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं उनके बाद उनकी फैमिली का रिएक्शन या तो उनकी लाइफ कैसी होती है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पहले तो वो लोग के, जैसे मेरे समाज ने कभी सोचा नहीं था कि ये बंदा कभी सुधर सकता है, तो वैसा वो बंदा भी सुधर के निकलता है जब, तो उसकी फैमिली जो कि एक इतना रिस्पॉन्सिबल कैसे बन गया ये, वो बोलते हैं ना चमत्कार। अगर सच में अगर आपको चमत्कार देखना है ना, तो एक
सुधरे हुए नशेबाज को देखना कभी भी। अच्छा, क्योंकि क्या होता है? चमत्कार क्या होता है, एकदम ड्रास्टिक चेंज, बिना नशे की लाइफ तो एकदम अलग ही लाइफ हो जाती है उनकी। रिहैब से क्या बेनिफिट होता है? जैसे काफी लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि मैं खुद से नशा छोड़ दूंगा, तो रिहैब में जाना ही क्यों ज्यादा कारगर है? रिहैब में जाना इसलिए कारगर ज़्यादा है क्योंकि रिहैब खाली नशे के लिए नहीं है। अच्छा। नशा बंद करना बड़ी बात नहीं है, हम्म। नशा बंद ही रहे वो बड़ी बात है। हाँ, ये माइंडसेट डेवलप करना है। हाँ, तो कैसे, अगर कोई नशा कर रहा है उसको आप एक रूम में लॉक कर दो 10 दिन के लिए, उसको नशा नहीं मिलेगा तो वो नहीं करेगा। पर रूम खोलने के बाद क्या, तो कहाँ ना कहाँ उसकी मेंटेलिटी, उसका बिहेवियर सेम एज इट इज़ है, उसका थिंकिंग पैटर्न भी वैसे ही है। तो कहाँ ना कहाँ हमारे को उसका एटीट्यूड, उसकी थिंकिंग पैटर्न, ये सब चीज़ें भी चेंज होती है रिहैब में। रिहैब मीन्स रिहैबिटेट, अपनी अच्छी आदतों को फिर से अंदर डालना। राइट। और इसी वजह से शायद ये ज्यादा ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ों पे ज्यादा काम होता है रिहैब सेंटर के अंदर? जैसे एक चीज़ आपने बताई कि सिर्फ अल्कोहल बंद करना ये एक चीज़ नहीं होती, और भी चीज़ों पे काम होता है। हाँ, जैसे कि एक इंसान का बिहेवियर होता है, एक एटीट्यूड होता है, एक थिंकिंग पैटर्न होता है, वो उसको वहाँ पे पता चलता है रिहैब में। एक रिहैब सेंटर में जब कोई एंटर होता है या तो ज्वाइन करता है, तो उनका शेड्यूल कैसे सेट होता है? क्या एक्टिविटी होती है रिहैब? बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, एंगर मैनेजमेंट सेशंस है, अच्छा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेशंस हैं, जो सेशंस के थ्रू से समझाया जाता है कि किस तरह नशे से दूर रहना है। लाइफ लेसन्स दिए जाते हैं या सम व्हाट, वहाँ पे प्रोग्राम होता है जो वर्ल्ड वाइड चलते हैं प्रोग्राम्स, जिसको बोलते हैं ANNA, अच्छा। और अल्कोहलिक एनोनिमस एंड नार्कोटिक एनोनिमस के जो बेस प्रोग्राम है नशे से दूर रहने के लिए या शराब से दूर रहने के लिए, ये वर्ल्ड वाइड होते हैं। अच्छा। तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और प्लस काउंसलिंग होती है साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, एक्सपर्ट्स के थ्रू गाइडेंस मिलता है। एग्जैक्टली सर। काफी बार ऐसा होता है कि लोग रिहैब को गलत तरीके से ऐसे देखते हैं, जो शायद नशा करता होगा, जैसे आप शायद जिसको नशा कर रहे थे और रिहैब में जाने को मिले, तो ऐसा लगे कि ये जेल है, ये मेरे लिए सही नहीं है, या तो ये गलत जगह है। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? तो एक शॉर्ट में बोलूँगा, रिहैब सज़ा नहीं है, सारवार करने की जगह है। हाँ, बिल्कुल। लोग सज़ा सोचते हैं, पर एक्चुअली जो सच में सारवार की ज़रूरत हो ना, मतलब ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, तो रिहैब इज़ द बेस्ट थिंग। वाई? क्योंकि इसके अलावा कोई, मैं नहीं मानता हूँ कि शायद मैं रिहैब से निकला हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, या मैं रिहैब में काम कर रहा हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। पर एक जो एडिक्ट पर्सनैलिटी या अल्कोहलिक पर्सनैलिटी है ना, रिहैब इज़ द बेस्ट प्लेस, कितना वक्त, क्योंकि वहाँ पे उसको सोचने का मौका मिलता है। बिल्कुल। और कितना वक्त लगता होगा किसी भी इंसान को ट्रांसफॉर्म होने में, या तो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आने में, रिहैब में ज्वाइन? डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, Okay. डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एंड डिफरेंट पर्सनैलिटी। राइट। किसी का फिक्स नहीं होगा। फिक्स नहीं होता। राइट। सो पिरानी सर, कोई ऐसा केस बताइए जो अभी रिसेंट का हो, और उसमें से कुछ अगर व्यूअर्स को कुछ सीखने को या जानने को मिले कि कैसे कोई जब नशा कर रहा है तो वो क्या कंडीशन में आता है, किस तरीके से क्या होता है उनका प्रोसेस। रिसेंट केस में तो मैं एक आध दो केस ऐसे बताऊंगा कि एक बंदे ने अपने घर के नशा करने के लिए 4 लाख के बर्तन बेच दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ नशा करने के लिए। अच्छा। और एक बंदे ने सिर्फ पीने के लिए अपने घर बार छोड़ दिया। अच्छा। घर बार छोड़ दिया और रोड पे रहना शुरू कर दिया, क्यों? घर वाले पीना नहीं स्वीकार रहे थे, पीने नहीं दे रहे थे, पीने नहीं दे रहे थे, ना स्वीकार रहे थे। तो उसने पीने के लिए घर छोड़ दिया, मैं वो घर पे नहीं रहना, मैं रोड पे रहूँगा। फिर पिएगा क्या? मतलब पैसे कैसे हो गया? कुछ भी करके, अच्छा। रास्ते में प्लास्टिक उठा के, राइट। कुछ भी करके, अच्छे घर का अच्छे घर के होने के बावजूद भी बावजूद भी ये सारी कंडीशन में लोग आ जाती है। Oh my God.
मैंने काफ़ी केस ऐसे देखा है कि पीने के लिए उनने पीना ये किया और रोड पे आ गए। बहुत लोगों को मतलब नशा आदमी को बर्बादी के रास्ते पे ही लेके जाता है। और मैंने ही नहीं देखा है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक बंदा आप बताइए जो सक्सेसफुल हो और नशेबाज हो। एडिक्टेड भी पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ऐसे ही एक सवाल मुझे ये भी आ रहा है कि जब कोई नशा करता है या तो नशे की हालत में होता है, तब उन्हें ट्रांसफॉर्म होने के पीछे क्या परिवार का भी उतना ही बड़ा रोल या हाथ होता है, या कैसे होता है? या फैमिली का रोल ही इम्पोर्टेंट होता है। वो इसलिए क्योंकि जो बंदा है जो नशा कर रहा है उसके दिमाग पे तो नशा हावी है, बिल्कुल बराबर है, पर वो फैमिली को थोड़ा उसको सपोर्ट देना चाहिए। और जहाँ भी रिहैब है या जहाँ पे भी ट्रीटमेंट होती है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। घर वालों को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो दिन पे हिम्मत हार गए घर वाले तो बंदा ज़्यादा टाइम नहीं जिएगा। मैंने देखा है ये चीज़। उन्हीं की उम्मीद पे जिंदगी टिकी है। पर एक्चुअली ये जो नशा करना जो है ना, ये ऐसी बीमारी है ना कि इसको पारिवारिक बीमारी बोला गया है। अच्छा, पारिवारिक बीमारी इसलिए, पीता अकेला बंदा है पर भुगतता आखा परिवार है। और कहाँ ना कहाँ, जैसे मैं जब नशा कर रहा था तो मैं तो नहीं खाता था घर में खाना, पर जब तक मैं घर नहीं पहुंचता था मेरी माँ भी खाना नहीं खाती थी, मेरे घर वाले भी खाना नहीं खाते थे। सफर हर कोई कर रहा है इससे। तो सफ़र दोनों कर रहे थे। मैं नशे के कारण रात तक नहीं सोता था, वो लोग टेंशन के कारण नहीं, चिंता के कारण नहीं सो रहे थे। तो सफ़र दोनों कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जब नशे की बात आती है तो क्या इन सभी चीजों में से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है? अगर हाँ, यस तो कैसे, क्या सपोर्ट होता है? यस, आज गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। और बहुत सारी जगह पे बहुत सारी पहल हो रही, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि नशे से दूर रहिए। और बहुत सारी संस्थाओं भी उसमें जुड़ी हुई है। जैसे हमारे गुजरात में हमारे जो डेप्यूटी सीएम है श्री हर्ष भाई, वो भी इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मुहिम चला रहे हैं। बहुत ही इज़ वेरी हेल्पफुल पर्सन, बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा शॉर्ट में, ही इज़ अ यूथ फॉर यूथ, एंड वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि उनका भी शायद यही सपना है कि यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल ही ना हो, या ड्रग फ्री गुजरात रहे। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है उनने, बहुत अच्छी बात है। अभी फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई यंगस्टर है जो इन चीज़ों में धीरे धीरे घुस रहा है, एंड आई एम श्योर कि कोई भी इंसान जो ड्रग्स की या तो अल्कोहल या किसी भी तरीके के नशे की शुरुआत करता है, तो उसके अंदर एक छोटा सा सेंस ऑफ गिल्ट रहता ही होगा। अगर कोई नया है और इन सभी चीज़ों में जाने अनजाने में घुस रहा है, उसमें आप क्या सलाह देना चाहोगे? अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है। देर हो जाए उससे पहले आप किसी की मदद लें, इसे छोड़ दें। और इसे देखो, छोड़ना तो उसको पता ही नहीं कैसे छोड़ना है, नहीं तो मदद मांगता ही नहीं। सो मदद लें। पहले तो अपने घर वालों को ये चीज़ के बारे में बताएं कि ये चीज़ मुझ पे हावी हो रही है, क्योंकि सबसे पहला जो रोल होगा वो होगा घर वालों का सपोर्ट से। जो सुधार है ना, जो हम बोलते हैं नशा छोड़ने का जो सुधार की शुरुआत है, वो अपने घर से ही होती है और किधर से नहीं होती है। तो उसकी जो सुधार की शुरुआत है ना, उसके घर से ही होगी। तो पहले तो अपने घर वालों को इन्फॉर्म करें, और घर वाले ऐसी जगह पे जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स है या बहुत सारी संस्थाएं जो इसके लिए काम कर रही है, उसकी मदद लें, तभी जाके शायद तो ही पॉसिबल है। या तो पॉसिबल नहीं है और वो घुसते रहेगा। इंडिया में
ये जितने भी लोग शायद ड्रग्स लेते होंगे, अल्कोहल लेते होंगे, इन लोगों की मतलब क्या रेशियो होगा, कितने लोग ड्रग एडिक्टेड होंगे और कितने लोगों को अभी हेल्प की जरूरत होगी, क्या लगता है आपको? ये लाखों में पहुंच जाएंगे अगर इंडिया की बात करें तो। पर मैं इतना बोल सकता हूँ कि आज मुझे तो आंकड़े पता नहीं है कि कितने हैं। आज मैं इतना बोल सकता हूँ कितने हैं जो इसमें से निकले हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी संस्था है जो काम कर रही है नशा छोड़ने के लिए, छुड़वाने के लिए। तो आज उसकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है मीडिया में कि इतना नशा पकड़ा गया, इतने करोड़ों का पकड़ा गया, इतने लाखों का पकड़ा गया, पर इतने लोग सुधर गए इसमें से किसी ने ये नहीं किया है। ये मीडिया में कवर कभी नहीं हुआ है कि नशे में से इतने लोग निकल गए। तो ये भी ज़रूरी है खाना का। इसी से ये पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। सो ईरानी सर, क्या नशा छोड़ने के बाद आपकी लाइफ में पर्सनली कोई ऐसा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट कोई आपने फेस किया है? ऐसे तो बहुत सारे हैं। जैसे मैंने आपको बताया चमत्कार के बारे में, तो बहुत सारे ऐसे चमत्कार हुए। जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी शादी होगी पहली तो। इतना नशा कर रहा हो, कौन शादी करेगा? और पर मेरे ही समाज में मेरी शादी हुई और भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से 2 बच्चे भी है अभी तो आज मैं जी रहा हूँ ना, या जो भी नशा करके इंसान जो जी रहा है ना, वो बोनस की लाइफ जी रहा है। ये हमारी बोनस वाली लाइफ है और इसमें अक्सर रोज ही एक चमत्कार देखने मिलता है। ये लाइफ है, यही बहुत बड़ा चमत्कार। हाँ, बहुत बड़ा चमत्कार है। तो अभी आपकी लाइफ कैसी है? मतलब हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर लिविंग दिस एडिक्शन? तो एडिक्शन के बाद की अभी जिंदगी कैसी लगती है? वेरी मच नॉर्मल, क्योंकि मेरी शादी एक्चुअली नशा छोड़ने के बाद हुई है। तो मेरी वाइफ ने ये सब चीज़ें फेस नहीं किया है, पर मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं नशे के कारण। पर मैं यही बोलूँगा कि वो बंदे को छोड़ने से ज़्यादा उसको मदद की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेरी वाइफ ने तो वो सब सहन नहीं किया है, पर मैंने लोगों की वाइफ को देखा है, बहुत बुरे हाल में देखा है। बहुत लोगों की वाइफ की मेंटल कंडीशन भी बिगड़ गई है, ऐसा भी देखा है मैंने। तो ये चैनल के माध्यम से, कि ये वीडियो के माध्यम से एक ही मेरा मैसेज रहेगा जो भी नशा कर रहा है उसके लिए, कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर ही सकते हो। और ये पॉसिबल है, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मेरे जैसा बंदा कर सकता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं था ये। वो इम्पॉसिबल वर्ड जो है ना, आई एम पॉसिबल, कर दिया मैंने। और आज लोगों को बता रहा हूँ कि आप भी कर सकते हो, बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल इफ यू स्पेल इट करेक्टली। सब कुछ मुमकिन है। मुमकिन है। ट्रू, थैंक यू सो मच। आज की इस डिस्कशन के दौरान मुझे 2-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो जो एस वीरानी सर ने बताया कि हर एक चीज़ पॉसिबल है अगर वो खुद एक नशेड़ी होके एक पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है और नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अगर ये उनके साथ पॉसिबल है तो उनका कहना यही है कि ये हर एक के साथ पॉसिबल है, आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। फैमिलीज को यहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फैमिलीज को जो भी पर्सन नशा कर रहा है, अगर वो आपका फैमिली का मेंबर है तो उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक फैमिली में कोई भी मेंबर हार मान जाता है तो शायद सामने वाले की जीने की उम्मीद खत्म हो सकती है। सो फैमिली का सपोर्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हर एक अगर अपने आप में ठान ले और अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहे, बदलाव लाना चाहे, तो इस दुनिया में
कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, ये आज हमें जानने को मिला। अगर आप में से भी एक छोटी सी मुहिम का हिस्सा अगर आप भी बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास आपके दोस्त, आपके परिवार या रिश्तेदार में कोई भी ऐसा है जो इस नशे की तकलीफ से जूझ रहा है, जो इस नशे की तकलीफों में है, तो उनको बाहर लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटी सी मदद करनी है। रिहैब सेंटर से उन्हें कनेक्ट कराना है, क्योंकि एक बार कनेक्ट कराने के बाद उनकी जिंदगी बदलेगी, उनके परिवार की जिंदगी बदलेगी, जो शायद आगे जाके समाज और पूरे देश को मदद कर सकता है। तो आइए इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं, नशे को भगाते हैं, नशे से लोगों को दूर रखते हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच ऐसे रियान सर, आपके आने के बाद लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आने वाले आगे और भी लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और शायद उनकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा। थैंक यू सो मच।